हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है राकेश कुमार चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेक्शन 223 बीएनएसएस पे है ये और सेक्शन 223 सेक्शन 200 का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 200 सीआरपीसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 223 बीएनएसएस। The section used to talk about, or the section or still talks about examination of complainant. So section clearly provide करता है कि before a magistrate decides to take cognizance on a complaint, there are certain procedural mandates that he must follow. ठीक है, तो कंप्लेंट जैसे ही मैजिस्ट्रेट के पास फाइल होती है, पहले मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट को और विटनेसेस जो कि प्रेजेंट हैं उन्हें ओथ पे एग्जामिन करना पड़ता है। फिर एग्जामिनेशन के दौरान जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं उनको राइटिंग में रिड्यूस करना है और फिर उस डॉक्यूमेंट पे कंप्लेनेंट और विटनेसेस के साइन लेने हैं और खुद भी साइन करना है। ये प्रोसीजर है बेसिक। जो नया सेक्शन है उसमें एक सेफ गार्ड, एक प्रोसीजरल सेफ गार्ड को ऐड किया गया है विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑल्टरम पार्टम, जिसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट तब तक कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक कि द अक्यूज्ड हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो जब तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, अक्यूज्ड को भी एक बार अपना पक्ष कहने का मौका नहीं दिया जाता, तब तक मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, इवन आफ्टर ही हैज एग्जामिन्ड एंड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स फ्रॉम द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस। ठीक है, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इट इज अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड प्रोसीजर कोड दैट वी हैड और ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे ऑब्वियसली बेस करता है और ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है अगर आप मुझसे पूछे तो। खैर, अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में सेक्शन 223 को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया, यही इस केस का मसला था। कंप्लेंट फाइल की गई मिस्टर राकेश कुमार चतुर्वेदी के अगेंस्ट एडिशनल सीजीएम के सामने। उन्होंने क्या किया कि कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को, किसी को एग्जामिन नहीं किया और एक नोटिस इशू कर दिया और वो भी एक ब्लैंक नोटिस, जिसमें नोटिस में सिर्फ और सिर्फ नाम लिखा हुआ था राकेश चतुर्वेदी का। नोटिस का एक सेट फॉर्मेट होता है, उसको लिखना नहीं पड़ता, डिटेल्स होती है उसमें। ऑब्वियसली देयर इज अ सेट फॉर्मेट एंड देयर प्लेसेस गिवन लेफ्ट ब्लैंक, कि उनमें आप बाकी सब कुछ भर दीजिए, है ना। तो नाम होता है, डेट, प्लेस ऑफ अपीयरेंस, रीजन ऑफ अपीयरेंस, सब कुछ होता है, कंप्लेंट किसने की है, एवरीथिंग इज रिटन। अब इस नोटिस में प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं था सिवाय नाम और एड्रेस के, ताकि राकेश जी के पास ये नोटिस पहुंच सके। राकेश जी ने क्या किया कि हाई कोर्ट में इस नोटिस को ही क्वॉश करने की एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 528 बीएनएसएस व्हिच इज इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो नोटिस है, क्या ये वाकई क्वॉश कर देना चाहिए। द फैक्ट कि सेक्शन 223 के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया है काफी है एक नोटिस को, जो उसी सेक्शन को यूज करके इशू किया गया है, क्वॉश कर देने के लिए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैजिस्ट्रेट के ऊपर मैंडेट है कि वो ओथ पे कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा। सेक्शन बहुत क्लियरली कहता है that a magistrate upon receiving a complaint shall examine upon oath the complainant and witnesses present। ये कोई पर्सनल डिस्क्रेशन या मैटर ऑफ चॉइस नहीं, ये एक मैंडेट है जिसे फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो आप एक ऐसी इरेगुलरिटी कमिट कर रहे हैं जिसे हम ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट्स अ प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। कोर्ट ने नोट किया कि सेक्शन 223 में प्रोवाइसो भी दे रखा है जो कहता है कि ऑफेंस पे कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि अक्यूज्ड को एक हियरिंग की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। सेक्शन 226 बीएनएसएस का मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है, ये भी कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है कि अगर विटनेसेस के स्टेटमेंट और कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट्स और अक्यूज्ड को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस में कुछ खास दम नहीं और आगे बढ़ने में कोई समझदारी नहीं, तो केस को वहीं रोका जा सकता है। ठीक है, अब कोर्ट ने एक सीक्वेंशियल प्रोसीजर को क्लैरिफाई किया कि देखो अब नया है लॉ तो आपको प्रोसीजर बता देते हैं। क्या कि पहले कंप्लेंट फाइल होती है अंडर सेक्शन 210, उसके बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो ओथ पे कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करता है, उसके बाद इस एग्जामिनेशन को राइटिंग में रिड्यूस किया जाता है, फिर उस राइटिंग पे कंप्लेनेंट और विटनेसेस के साइन लिए जाते हैं, मैजिस्ट्रेट भी उस पे साइन करता है, उस
इन स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद ही अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं आगे बढ़ने के, अक्यूज्ड से मिलने का वक्त आ गया है, वाकई लगता है कि हाँ अक्यूज्ड के ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं जिनके लिए अक्यूज्ड से भी मुझे बात कर लेनी चाहिए, तब नोटिस इशू होगा और उस नोटिस को प्रॉपरली फाइल किया जाएगा जिसमें रीजन ऑफ अपीयरेंस इट वुड बी अ प्रॉपर स्पीकिंग नोटिस एज द प्रोसीजर ऑलरेडी मैंडेट्स कि कोर्ट की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट जब जाता है वो कुछ भी हो वो प्रॉपरली रीजनड होना चाहिए। जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है एंड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस। जब तक ये सब नहीं होता तब तक वो ऑर्डर प्रॉपर नहीं है, वो इशू नोटिस सर्विस कुछ भी प्रॉपर नहीं। कोर्ट ने लाइक आई सेड एम्फसाइज किया कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीड करने के, तब वो नोटिस इशू करेगा अक्यूज्ड को, उसे हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि कॉग्निजेंस लेना भी है या नहीं। फिर आप कंप्लेंट में कॉग्निजेंस लेके आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज द सीक्वेंस दैट वन मस्ट फॉलो एज पर द न्यू प्रोसीजरल लॉ। अब सवाल है कि क्या इस प्रोसीजर को फॉलो किया गया? जवाब है नहीं, और इसीलिए इस नोटिस को भी क्वॉश कर दिया गया। ठीक है, सिंपल लाइक आई सेड सिंपल केस है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो इन्वॉल्व हैं और उन्हें मैंने आपको पढ़ा ही दिया। एक बार फिर से थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं। क्या है सेक्शन 223? कंप्लेन अगर मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है तो मैजिस्ट्रेट पहले कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को एग्जामिन करेंगे अंडर ओथ बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस। एग्जामिनेशन के सब्सटेंस को राइटिंग में रिड्यूस किया जाएगा, उस पर सिग्नेचर लिए जाएंगे कंप्लेनेंट विटनेसेस के, मैजिस्ट्रेट भी उस पर साइन करेंगे। फिर कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं। लाइक आई सेड सेक्शन 223 में एक प्रोवाइजो को ऐड किया गया है जो कहता है कि नो कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस शैल बी टेकन बाय द मैजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग द अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिपार्चर है प्रीवियस 200 सीआरपीसी से। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल को एम्बॉडी करता है, सीधा साधा स्ट्रेट, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई डिविएशन नहीं। ये प्रिंसिपल सीधा इसमें देखने को मिलता है। नेचुरल जस्टिस पे अगर आप आंसर लिखते हैं तो इसको बिल्कुल बढ़िया तरह से निश्चिंत होकर इस केस को ऐड कीजिए। थोड़ा सा क्रिएटिव एस्पेक्ट हो जाएगा लेकिन बिल्कुल कीजिए। और कंप्लेंट पे या कंप्लेंट के प्रोसीजर पे तो पूरा का पूरा आंसर बन ही जाता है। ठीक है, तो पहले की कंप्लेंट इशू में और आज की अब की कंप्लेंट इशू एंड कॉग्निजेंस में क्या डिफरेंस है? दिस इज समथिंग दैट वन मस्ट रिमेंबर। ठीक है, कुछ और प्रोवाइजोस भी ऐड किए गए हैं। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि कंप्लेनेंट अगर पब्लिक सर्वेंट खुद है तो एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉ एक्चुअली ipso facto places a certain trust in its officials, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। थर्ड प्रोवाइजो कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने केस ट्रांसफर कर दिया है किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास और वो एग्जामिनेशन करने के बाद ट्रांसफर किया है तो फिर से एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। अब एक सेक्शन 2A और सब सेक्शन 2B ऐड किया गया है जिससे पब्लिक सर्वेंट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है, जहां पे अगर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तो उनको एक बार खुद इंसिडेंट्स पे असर्शन देने का मौका मिलना चाहिए। सब सेक्शन 2B में उनका जो सुपीरियर ऑफिसर है उससे एक रिपोर्ट चाहिए होती है जिसमें इंसिडेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स टू मूव फॉरवर्ड। सो दिस इज व्हाट द न्यू सेक्शन इज एंड यू मस्ट रिमेंबर इट। जरूरी है ये सेक्शन। अब अपने अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं, अनिल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। अभी केस बहुत ही यूनिक है, जुडिशियल क्रिएटिविटी को एम्बॉडी कर रहा है। कई बार न्याय करते वक्त जजेस जो हैं वो लॉ से परे चले जाते हैं। कई बार उनका परे जाना एक्सेप्टेबल होता है और कई बार वो नहीं होता। इस केस में जो बियॉन्ड इंटरप्रिटेशन गई लॉ से वो थोड़ी एथिकल और मॉरल ग्राउंड के ऊपर ज्यादा थी और इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकती थी जो डिजायरेबल नहीं था। चलो केस पे आ जाते हैं। एपेलेंट है अनिल कुमार, जिनके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए उनकी पत्नी ने। 498A, 323, 317। अब इन सेक्शंस को मत ही याद रखना
है ना, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हें नए लॉ के सेक्शन याद रखते हैं, तो क्रूअल्टी के, हर्ट के, मिसकैरेज विदाउट कंसेंट, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, कॉमन इंटेंशन, सब, और सेक्शन 3 and 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज, मतलब सब कुछ ही क्या छोड़ा मैडम ने, पूरा का पूरा एक मेहम ऑफ क्रिमिनल एलिगेशंस अनिल कुमार जी पे लगा दिया। अब अनिल कुमार जी ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया। यू अंडरस्टैंड व्हाट एंटिसिपेटरी बेल इज? व्हेन अ पर्सन सीक्स बेल बिफोर द अरेस्ट हैज बीन मेड, एंटिसिपेटिंग अरेस्ट है ना, अरेस्ट के एंटिसिपेशन में जब एक व्यक्ति बेल के लिए अप्लाई करता है, ये कह के कि भाई उस पर जो कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो बोगस हैं और उसको डिटेंशन में नहीं जाना चाहिए, तो उसे कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ता है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करने की, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ डिटेंशन का कोई खास रीजन नहीं है, तो बेल दे दी जाती है एंटिसिपेटरी। अब जनरली जब बेल दी जाती है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, एक नॉर्मल बेल हो या एंटिसिपेटरी बेल हो, तो कुछ बेसिक कंडीशंस लगाई जाती हैं, जैसे कि भाई जो अक्यूज्ड है वो कोऑपरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन में, वो विटनेसेस को या एविडेंसेस को टेम्पर इन्फ्लुएंस थ्रेटन नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, देश छोड़ के नहीं जाएगा कोर्ट की परमिशन के बिना, और कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है जो कोर्ट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में जरूरी है। अब इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक बहुत ही वेग इंटरप्रेटिव ग्राउंड है, लेकिन उसमें भी कुछ बेसिक चीजें ही आ सकती हैं। क्या आ सकता है? इस केस में कुछ अलग ही आ गया। हाई कोर्ट ने क्या कहा कि हम आपको दिस सिंस इट इज अ बंडल ऑफ मैट्रिमोनियल मेहम, वी विल डेफिनेटली ग्रांट यू बेल, वी विल कंसिडर ग्रांटिंग यू अ बेल, बट ऑन वन कंडीशन। क्या? दैट यू मस्ट रिज्यूम कॉन्जुगल लाइफ विद योर वाइफ and maintain her with dignity and honor. I mean, hold on, what just happened? कोर्ट कहता है कि हम आपको बेल दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि आप अपनी पत्नी के साथ फिर से रहना शुरू करेंगे और उनकी इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखेंगे। मतलब अगर आप अच्छे पति बनते हैं तो हम आपको बेल देंगे। अब देखो ये कंडीशन जो है वो बेसिकली उससे कह रही है कि आप यू एक्ट लाइक अ गुड हस्बैंड एज अ प्राइस ऑफ बेल, कि बेल का जो प्राइस है वो यही है कि आप अच्छे पति बनिए। अब बेल इस कंडीशन पे नहीं दी जाती। बेल देने से पहले कोर्ट को असेस करना होता है कि अरेस्ट जरूरी है कि नहीं, डिटेंशन जरूरी है कि नहीं। ये ग्राउंड्स होते हैं बेल को डिसाइड करने के, स्पेशली व्हेन बेल बिकम्स अ डिस्क्रेशन, एंटिसिपेटरी केसेस में, नॉन बेलेबल केसेस में। तो वहां पे द मैजिस्ट्रेट हैज टू सी कि डिटेंशन ज्यादा जरूरी है या आजादी, और इन चीजों को बैलेंस करके, डिटेंशन और लिबर्टी को बैलेंस करके फिर डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे कोर्ट थोड़ा सा डिविएट हो गया इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या इस पर्टिकुलर असेसमेंट से जाके थोड़ा मॉरल की तरफ, मॉरल पुलिसिंग की तरफ चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑब्वियसली ये इट्स अनयूजुअल बेल कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट में, बेल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब जस्टिस दीपांकर दत्ता एंड जस्टिस एजी मसीह ने एक दे टुक वन लुक एंड दे सेड ये बेल कंडीशन थोड़ी है, दिस इज अ मैट्रिमोनियल सेटलमेंट, यू आर ट्राइंग टू होप दैट these two people come together, the couple come together and they resolve their marital dispute. You are actually hoping for them to make their marriage work, which is not your responsibility. शादी में क्या होता है क्या नहीं होता वो एक बहुत ही निजी मसला होता है, और ये कंडीशन अगर आप देखें तो एंटिसिपेटरी बेल के कंडीशन से ट्रेस नहीं की जा सकती। द कंडीशन इज नॉट ट्रेसेबल टू सेक्शन 438 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी, क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आप शादी को बचाने के लिए भी कंडीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ कंडीशन इन hoping that you would save a marriage. You cannot save a marriage. You cannot save a marriage by imposing a condition on bail. That is just going beyond something which is not even something that law speculates. Anyhow, ये condition जो है वो further litigation का domino effect create कर सकती है। जैसे let's say कि husband doesn't maintain the wife with dignity, honor. If we are to understand what that even means, honor का क्या मतलब है? What does it even mean? राइट तो वो उसकी मान मर्यादा का, उसके ऑनर का ख्याल रखेगा। क्या है इसका मतलब? चलो एक बार को हम समझ भी लेते हैं क्या है इसका मतलब।
तो नहीं ख्याल रख पाता है लेट्स से, और वाइफ जो है वो बेल की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देती है कह के कि भाई मेरी मान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया, तो एक फ्रेश केस आ जाएगा। ऑलरेडी एक मेहम चल रहा है केसेस का जिसमें कोई सेक्शन नहीं छोड़ा इस स्त्री ने इस आदमी पर लगाने से, और फिर वो एक और केस फाइल कर देगी कि इसने और मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रखा है, देखिए इस पे और एक और प्रोसीडिंग चलाइए। ठीक है, तो if you are to introduce conditions like that in the at the price for liberty, you would be forced to decide very very personal issues जैसे कि marital affection, शादी में स्त्री पुरुष के बीच में affection प्रेम है कि नहीं, उनके living arrangements कैसे हैं, सास ससुर के साथ रहते हैं, सास ससुर के बिना रहते हैं, पति पत्नी का प्राइवेटली कंडक्ट कैसा है, हाउ डू दे कंडक्ट देमसेल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये सिविल और फैमिली कोर्ट के मैटर्स हैं, वो भी इतना पर्सनल नहीं जाते जितना आप चले गए हैं। बेल सिर्फ और सिर्फ केस के मेरिट्स पे डिसाइड होनी चाहिए, फ्लाइट रिस्क है या नहीं, केसेस की या चार्जेस की सिवियरिटी क्या है, हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, इस प्रॉमिस पे बेल नहीं डिसाइड हो सकती। अपील अलाउ कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस वियर्ड बेल कंडीशन को क्वॉश कर दिया और बेल प्ली को वापस से झारखंड हाई कोर्ट में भेजा है कि रिकंसिडर करिए, असेस करिए कि बेल को देना जरूरी मतलब सही है या नहीं, मतलब लिबर्टी ज्यादा जरूरी है इस केस में या फिर डिटेंशन, उस बेसिस पे डिसाइड कीजिए। वो अच्छा पति उसे आप बना सकते हैं या नहीं, इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बनाइए। कोर्ट मतलब जुडिशरी कितनी भी कोशिश करे समाज को बेहतर नहीं बना सकती, इंसान को अच्छा इंसान नहीं बना सकती। अगर ये इतना ही आसान होता तो इतनी हार्श पेनल्टीज नहीं होती हमारे लॉ में। हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये एग्जाम्पल सेट करे, सामने वाला डर जाए और उस गलत हरकत को रिपीट ना करे, लेकिन वो भी सिर्फ उम्मीद ही लगाई जा सकती है ना। बलात्कार के लिए, हत्याओं के लिए, चोरी के लिए, लूट के लिए क्या लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता? क्या उन्हें सजाएं नहीं होती? बिल्कुल। पर क्या समाज रुक जाता है? नहीं रुकता। क्या हत्याएं बंद हो गई हैं, बलात्कार बंद हो गए? कुछ नहीं बंद होता। ठीक है, तो आप सुधारने की आशा नहीं रख सकते। यू कैन नॉट रियली वर्क टू इम्प्रूव द सोसाइटी, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट एक ऑटोमेटिक फिनोमिना है जो सोसाइटी में खुद ही इनिशिएट हो सकता है, उसे कोई और प्लांट या इनकलकेट नहीं कर सकता। ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है बट ये सच है। ठीक है, अब इस केस को तुम मुझे लगता है मेंशन जरूर करो, बड़ा यूनिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा केस है। बेल कंडीशन में इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो किस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग कि बेल मिलनी है या नहीं, क्योंकि नॉन बेलेबल केसेस और एंटिसिपेटरी केसेस में दोनों में इस तरह की क्लॉज दे रखे। तो राइट, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कोर्ट्स कैन नॉट जस्ट क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द ब्लू एंड मेक इट अ बेल कंडीशन। सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक यू शुड इंक्लूड, नॉट because it is very important, because you need to make your answers look really nice and creative. ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले केस की तरफ जो कि एक अगेन बहुत ही अच्छा केस है और केस का नाम है मन्नी देवी वर्सेस रमा देवी। अब ये राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। ये केस पैसिव लॉ मेकिंग कंटेन करता है। कई बार देखा गया है कि जुडिशरी क्योंकि लॉज बना नहीं सकती, लेकिन पैसिवली इनडायरेक्टली उन्होंने लॉ के क्रिएशन में कंट्रीब्यूट किया है सिग्निफिकेंटली। अब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एग्जांपल ले लें, वो सबसे बड़ा एग्जांपल है जहां पे विमेन के इंटरेस्ट को और हरासमेंट को प्रिवेंट करने के लिए केस कोर्ट ने खुद ही गाइडलाइंस प्रोवाइड की। उन्हीं गाइडलाइंस के चलते पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया। तो ये पैसिव लॉ मेकिंग है। व्हाइल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एनी कोर्ट फॉर दैट मैटर कैन नॉट मेक लॉज, बट दे कैन डेफिनेटली प्रोवाइड और क्रिएट अ पाथवे, एक पेवमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो एक रास्ता बना सकते हैं जो कि उस लॉ की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस केस में वही रास्ता बनता नजर आ रहा है, इसीलिए ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अब मन्नी देवी क्या है, एक ट्राइबल विमेन है जो मीना कम्युनिटी से आती हैं और शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, एज अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। वो अपने पिता की इकलौती बेटी थी और कोई बच्चा नहीं था उनका। 2018 में उनके पिता ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को, पुश्तैनी जमीन को एक गिफ्ट डीड के साथ गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करके किसी अपने एक रिलेटिव को दे दिया। ठीक है, इन्होंने उस गिफ्ट डीड को सिविल कोर्ट में चैलेंज किया ये कह के कि भाई पुश्त की प्रॉपर्टी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेरी भी है, मेरा भी राइट है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, तो ये जो गिफ्ट डीड है ये मेरे एंसेस्ट्रल राइट को वायलेट कर रही है। सिविल कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि आप ऐसा करिए, खातेदारी डिक्लेरेशन पहले लेकर आइए, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है।
ठीक है, उन्होंने इस डायरेक्शन को फॉलो किया और एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर के सामने खातेदारी एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब क्या होती है खातेदारी एप्लीकेशन, में समझा देती हूँ, जो बच्चे राजस्थान जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए। राजस्थान में जो लैंड है वो सिर्फ टीपीए और हिंदू सक्सेशन एक्ट और जो पर्सनल लॉज है उनसे गवर्न नहीं होता। राजस्थान का अपना लॉ भी है जिसे राजस्थान टेनेंसी एक्ट कहते हैं 1955। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति राजस्थान में कहता है कि ये जमीन मेरी है तो वो बस ये नहीं कह सकता कि नहीं ये जमीन इसलिए मेरी है क्योंकि मैंने इसे इनहेरिट किया है, मैं इसका लीगल हेयर हूं। उसे ये भी प्रूव करना पड़ता है कि मेरे पास खातेदारी अधिकार है, आई हैव खातेदारी राइट्स ओवर दिस लैंड, व्हिच मींस दैट आई एम द पर्सन, इट इज आई who must have the possession of this land lawfully. I am the lawful, I have the lawful authority to possess this land. In simple words, कि इस लॉ को possess करने का lawful अधिकार मेरा है, ये है खातेदारी। ठीक है, in Rajasthan this right, possession right is akin to ownership. That's how important it is. और इसे सिविल लॉ गवर्न नहीं करता, इसे एक्चुअली रेवेन्यू लॉ गवर्न करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। अब रेस्पोंडेंट्स ने क्या किया, गिफ्ट डीड अगर चैलेंज हो गई, एसडीओ के सामने एप्लीकेशन डिक्लेरेशन की एप्लीकेशन फाइल हुई, उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 में इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने के लिए अप्लाई किया कि भाई शी इज अ ट्राइबल वुमेन। ठीक है, वो किस तरह का अधिकार मांग रही हैं, हमारी ट्राइब में वुमेन को किसी भी इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं है, एंड इफ शी इज क्लेमिंग हरसेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू सक्सेशन एक्ट एक्सप्रेसली इन्हें एक्सक्लूड कर देता है अपने एप्लीकेशन से। अब आता है हमारे केस का मेन मुद्दा, सेक्शन 2 क्लॉज 2 HSA हिंदू सक्सेशन एक्ट स्पेसिफिकली कहता है कि ये एक्ट सिर्फ उन लोगों पे लगता है जो हिंदू हैं और किसी भी ट्राइब पे नहीं लगता, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्पेसिफिकली नोटिफाई करे कि हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एक्ट एटसेट्रा जो भी लॉ है हिंदूज का, वो किसी ट्राइब्स पे भी लग रहा है। ऑटोमेटिकली इट हैज नो एप्लीकेशन ऑन एनी ट्राइब व्हाटसोएवर, इट ओनली अप्लाइज टू हिंदूज एंड हिंदूज आर डिफाइंड इन हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो बाय दैट इफेक्ट एंड बाय ऑपरेशन ऑफ दैट लॉ यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी लैंड, आपके पास इनहेरिटेंस का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हमारी ट्राइब वुमेन को इनहेरिटेंस नहीं देती। ये था इनका क्लेम। ऑर्डर 7 रूल 11 में इन्होंने इस एप्लीकेशन के रिजेक्शन के लिए फाइल किया। एसडीओ ने इस एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर 7 रूल 11 की, और उसने कहा नहीं केस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन जब एसडीओ के बाद अब राउंड 2 शुरू हुआ, राउंड 1 इज एसडीओ, राउंड 2 इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जहां पे जाता है मैटर। उन्होंने मीना जी की एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया इसी बात पे कि भाई आप तो शेड्यूल्ड ट्राइब में है, सेक्शन 2 क्लॉज 2 आपको कोई राइट नहीं देता इनहेरिटेंस को या फादर की या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे किसी भी तरह के क्लेम को एनफोर्स करने की। अब आते हैं जस्टिस अनूप कुमार धान। ठीक है, और ये अपना गैवल हिट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन दहाड़ता है। बड़ा अच्छा केस है ये। अब क्वेश्चन जो है वो यही है कि क्या ट्राइबल डॉटर्स को भी इनहेरिटेंस का अधिकार है एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट। इनहेरिटेंस एज पर वुमेन और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन 2005 में चेंज कर दिया गया, कोपार्सनरी को वुमेन तक एक्सटेंड कर दिया गया, इनफैक्ट कोपार्सनरी को हटा दिया गया, वुमेन को इक्वल इनहेरिटर्स और क्लेमर्स बनाया गया प्रॉपर्टी में, that they have equal right to their father's property or their ancestors' property, और इसको कोई भी लॉ, कोई भी प्रैक्टिस इसको नहीं खत्म कर सकती। ठीक है, अब ये सेक्शन 2 क्लॉज 2, अब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है ये तो बदल गया, इसने वुमेन को इंक्लूड कर लिया, स्त्रियों को प्रॉपर्टी पे अधिकार दे दिया, लेकिन ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 है, ये उस बराबरी के अधिकार पे दीवार बन के खड़ा हुआ है। बराबरी का अधिकार आप इस देश में मौजूद हर स्त्री को देना चाहते हो, तब भी तो बराबरी पूरी तरह से हो पाएगी। यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं स्त्रियों को दे रहे हो जिन पे लॉ अप्लाई करता है, उनको आप बराबरी से ट्रीट करोगे, और बाकी महिलाएं, उनको बराबरी का अधिकार नहीं, उन्हें अपने पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं, अपने पिता के एंसेस्टर्स की संपत्ति पे अधिकार नहीं। तो ये तो डिफेक्टिव इक्वालिटी है, दिस इज सेग्रीगेटेड इक्वालिटी, दिस इज लीगल अपार्थाइड।
राइट और ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 वायलेट होता है पूरी तरह से जब एक नॉन ट्राइबल डॉटर को आप प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का पूरा हक दे रहे हैं तो एक ट्राइबल डॉटर को क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज वो मीना है, वो एक सर्टेन कास्ट से आती है, उसको लैंड इनहेरिटेंस का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये कोई कल्चर का प्रोटेक्शन थोड़ी है, ये एक जानबूझ के किया गया सेग्रीगेशन है जो कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी ने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया और इस सेग्रीगेशन को हमारा लॉ जो है वो एनकरेज कर रहा है उसको रिमूव करने की बजाय। हम 2025 में है, 21वीं शताब्दी है, अभी भी अगर हम इस तरह की दकियानूसी बातें करेंगे कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करने देनी है, स्त्रियों को पर्दे में रखना है, उन्हें शिक्षा नहीं देनी है, उन्हें संपत्ति पे बराबरी का अधिकार नहीं देना है, तो फिर हमारा समाज बहुत बहुत पीछे है। वो इतना पीछे है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, 2025 में भी, इस सेंचुरी में भी हम ये बातें अगर कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही सैड फेस है हमारी सोसाइटी का। ठीक है, एंड द जज इन दिस केस डिड नॉट होल्ड बैक, ही सेड something so harsh that parliament never have expressed it। पार्लियामेंट तो खैर कभी कोई ऐसा स्पीच देता भी नहीं। Even after 7 decades of independence, we are still excluding women manifestly through our sections and laws. We are not trying to create a better society. We are making sure that the society is as discriminatory as it was before we got independent, before we had constitution which, imposes equality by hook or by crook. तो सुप्रीम कोर्ट के ही कुछ जजमेंट्स हैं जहां से एक स्ट्रेंथ को ड्रॉ किया गया है। लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो मैं बता देती हूँ। कमला नेती वर्सेस SLAO, ये 23 का जजमेंट है। तीर्थ कुमार वर्सेस डाडू राम जो कि 2024 का जजमेंट है। रामचरण वर्सेस सुखराम जो कि 2025 का जजमेंट है। और तीनों में विमेन्स राइट टू इक्वलिटी को बहुत क्लियरली रीइंफोर्स किया गया कि कल्चरल कस्टमरी राइट प्रैक्टिसेस अपनी जगह और कॉन्स्टिट्यूशन में बराबरी का अधिकार अपनी जगह। अगर कोई कल्चरल कस्टमरी प्रैक्टिस अगर डिस्क्रिमिनेशन को रीइंफोर्स करती है, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर प्रैक्टिस करती है, तो वो लाखों साल पुराना हो, कॉन्स्टिट्यूशन के आगे नहीं टिक सकता। ठीक है, जस्ट बिकॉज समथिंग इज ओल्ड एंड इज रेगुलरली फॉलोड डजंट मीन इट्स राइट। ऐसे तो कल्चर के नाम पे सती प्रथा भी होती थी, बच्चों का विवाह हो जाता था, विधवाओं का विवाह नहीं करते थे, ये सब कुछ कल्चर और कस्टम्स के नाम पे ही तो हो रहा था। बट क्या ये समाज में गंदगी नहीं थी? क्या इसे ईविल की तरह ट्रीट नहीं किया गया? क्या इसे मॉडिफाई करने के लिए, समाज से हटाने के लिए लॉज को इनैक्ट नहीं किया गया? बिल्कुल भाई, समाज में गंदगी ईविल्स होती ही हैं और वो ईविल्स आज की नहीं होती, बहुत पुरानी होती है। जस्ट बिकॉज पुरानी है तो वो सही नहीं हो जाती। गलत चीज गलत ही रहती है, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। आगे बढ़ने का मतलब उस गलत चीज को पीछे फेंकना भी है, और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो हम सही मायने में आगे नहीं बढ़ रहे। और यही इस केस की सीख है। अब आप देखिए, ये पैसिव लॉ मेकिंग की तरफ जाता है। लाइक आई सेड, जेंडर जस्टिस, ट्राइबल एक्सक्लूजन, पैसिव लॉ मेकिंग, ऑल ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस केस। अब पार्लियामेंट को एक क्लियर कट, मतलब इट इज नॉट रियली अ जजमेंट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स मोर लाइक अ कॉल टू एक्शन कि पार्लियामेंट से कहा गया है कि सेक्शन 2 क्लॉज 2 को चेंज करो, इसके एम्बिट में सबको लेकर आओ, ताकि हिंदू सक्सेशन एक्ट जिस इक्वलिटी को प्रमोट करता है वो समाज में हर औरत तक पहुंच सके। तब हम कह पाएंगे कि हाँ, अपनी बेटियों को हमने अपनी अधिकार दिए, उन्हें बराबरी के अधिकार दिए, संपत्ति का, शिक्षा का, आगे बढ़ने का, सबका। देन वी कैन एक्चुअली से कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ किया सरकार ने। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये इस तरह के केसेस कम आते हैं, इस तरह के केसेस उतने नहीं है, इसीलिए ये केस इतना अच्छा है और इतना जरूरी भी है। इसे जरूर नोट कीजिए अपने नोट्स में और देखिए आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। HSM में सीधा ही ऐड हो जाएगा। विमेन्स राइट टू इक्वलिटी कोई आम टॉपिक नहीं है, बड़ा चलता हुआ टॉपिक है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी मेंस में आ ही जाता है। तो उसमें जरूर इसे ऐड कीजिए, इस केस के साथ ऐड कीजिए, जो 3 केसेस मैंने आपको बताए उनके साथ। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आई टोल्ड यू। सो दिस वाज द केस, एंटायर केस इज दिस ओनली। ओके, आई होप आपको समझ आ गया इस केस का इंपॉर्टेंस और बाकी दोनों केसेस का भी इंपॉर्टेंस। अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।